नाजरीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट और एक दिन आइजक टीवी के साथ प्रोग्राम का प्रोड्यूसर सैमुल खोखर आज एक नए प्रोग्राम के साथ हम मोटरवे से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और एक बहुत ही लविंग पर्सनैलिटी जो आज हमारे प्रोग्राम में गेस्ट होंगे, और मैं आपको उनके बारे में बताता जाऊं कि मैंने आज तक उनको कभी उनके चेहरे पर कोई उदासी या कोई गुस्सा, बहुत कम लीडर हैं, बहुत बड़े हमारे क्रिश्चियन लीडर हैं, और जब भी देखा है बड़े स्माइल और बड़े हम्बल और बड़े लविंग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। और खुदावन ने उनको इतनी बरकत से मालामाल किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर उनके पास बहुत सारे जो ओहदे हैं, बहुत बड़े मनसिब पर हैं। वो यूके एम्बेसी में भी एक बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, और वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, और इस वक्त जो प्रेजेंट पोजीशन है उसकी, वो मेंबर नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त वो एक बहुत बड़े ओहदे पर, ये बहुत बड़ी ग्रेट ब्लेसिंग है। तो मैं नाज़रीन आपको बताता जाऊं कि आज हमारी एक दिन आइजक टीवी के साथ बड़ी ही खूबसूरत नौजवान क़यादत से मुलाकात होगी जो आज हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं। तो मैं आपको बताऊं, उनका नाम बहुत सारे लोग जान चुके हैं। उनका नाम है ऑनरेबल मिस्टर एल्बर्ट डेविड, और मैं समझता हूँ नाम ही काफ़ी है, क्योंकि उनके अंदर खुदावन ने इतने ज़्यादा टैलेंट, इतने ज़्यादा स्किल्स, और वो ह्यूमैनिटी पर काम कर रहे हैं। और अभी हम आज जब जाएंगे तो हम पूरी जानकारी करेंगे कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। उनको बड़े अवार्ड्स मिले हैं, बड़ी अचीवमेंट्स हैं, और गवर्नमेंट ऑफ यूके ने उनको एक्सीलेंसी अवार्ड दिए हैं। मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक जो हमारी एम्बेसीज हैं, उन्होंने उनको बड़े एप्रिसिएशन अवार्ड्स दिए हैं। मिस्टर एल्बर्ट डेविड आज हम पूछेंगे कि वो कैसे वो, जैसे हम कोविड में देखा कि पिछले जब स्टार्ट हुआ कोविड, तो उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने जो फूड पैकेजेस दिए, और जो फूड पैकेज था मैंने बहुत कम देखा है जिसमें बहुत ही हाई क्लास जो ग्रॉसरी थी और बड़े स्टैंडर्ड की चीज़ें थी जो लोगों को उन्होंने तकसीम की। और मैं समझता हूँ कि ग्रास रूट एरिया में वो बहुत काम कर रहे हैं। तो हम उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद उनको और ज़्यादा बरकत से माला माल करे। मैं बहुत कुछ उनके बारे में बता सकता हूँ, और मैंने जो उनका देखा है, उनको खुदा ने कितना बड़ा मनसब दिया है, और उसके बावजूद वो बहुत ही लविंग पर्सनैलिटी हैं। तो हम उनसे आज पूछेंगे कि कैसे वो एक बहुत बड़े मनसब पर पहुँचे। और ये बड़ा ऑनर है ये पाकिस्तान क्रिश्चियंस के लिए कि वो यूके एम्बेसी में भी एक बहुत बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हैं। और आज देखेंगे कि उन्होंने जो ग्रास रूट एरिया गरीब लोगों के लिए क्या क्या पैकेज रखे हैं, और वो कितने प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। तो नाज़रीन, बहुत जल्द हम पहुंचकर आज के हमारे ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर एल्बर्ट डेविड हैं, और आप बहुत ब्लेस होंगे। जब हम पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ मसीह लीडर मिस्टर एल्बर्ट डेविड, मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलने उनकी रिहाइश का मुबारक लेन अडियाला रोड रावलपिंडी पहुंचे, बैल देने पर उनका ड्राइवर कामरान खोकर बाहर तशरीफ़ ले आया और मिस्टर एल्बर्ट डेविड को हमारे बारे में बताया। इतनी देर में मिस्टर एल्बर्ट डेविड बाहर तशरीफ़ ले आए और खूबसूरत प्यार भरा फूलों का गुलदस्ता पेश करके हमें अपने घर आने पर तहे दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा।
मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर एल्बर्ट डेविड से इनकी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के बारे में खसूसी गुफ्तगू की। वेलकम टू प्रोग्राम वन डे विद आइजक टीवी। एक दिन आइजक टीवी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के हमारे बड़े ही खूबसूरत गेस्ट हैं मिस्टर एल्बर्ट डेविड साहब। आपको एक दिन आइजक टीवी में हम वेलकम करते हैं और आपने बड़ा वार्मली हमारा वेलकम किया। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप अपनी इनिशियल जो एजुकेशन है वो बताइएगा कि आपने कहाँ से हासिल की और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन। थैंक यू पास साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और आज आप आए हैं और आज का दिन हम इकट्ठे गुजारेंगे और बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है पास साहब, मैं पिंडी से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे जो दादा हैं उन्होंने माइग्रेट किया था अम्बाला से 1935 में और उसके बाद हम लोग पिंडी में ही सेटल हैं। सो मेरी सारी एजुकेशन जो है स्कूल से लेके कॉलेज तक की जो है वो सारी एजुकेशन रावलपिंडी की है, सेंट मेरी स्कूल और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से मेरी सारी एजुकेशन है। ओके, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियन में भी आपका बड़ा नाम है। थैंक यू। और साथ साथ आप रिलीजियस लीडर भी हैं। तो आप में खुदावन ने बहुत सारे ऐसे जो स्किल्स और टैलेंट आप में हैं, तो आप अपनी क्रिश्चियन कौम के लिए बड़ा दर्द रखते हैं। तो आप अपनी कुछ अचीवमेंट्स बताएं। सबसे पहले आप जो सोशल आपका जो काम है एज सोशल एक्टिविस्ट उसके बारे में बताइएगा। ठीक है, मैं अपने आप को एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही कहलाना पसंद करूँगा। बिल्कुल खुदा से नज़दीकी भी है और चर्च में खिदमत भी है, लेकिन ऑब्वियसली आई एम नॉट अ रिलीजियस लीडर बट आई एम सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। जहाँ तक भाई साहब मेरी ताल्लुक़ है मेरी सोशल लाइफ का, तो ये असल में स्टार्ट होती है 1991 जब मैंने अपनी पहली जॉब अपनी एजुकेशन के बाद एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम वर्ल्ड विजन था वहाँ से स्टार्ट की और वहाँ से मेरा जो सोशल सेक्टर में डेवलपमेंट सेक्टर में जो मेरा काम है शुरू हुआ और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते फिर 2002 में मैंने एक अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया सपोर्ट चिल्ड्रन के नाम से और उसका मकसद सारा ये था कि हम जो हमारे बच्चे हैं जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन बच्चे हैं ख़ास तौर पे जो एजुकेशन की फील्ड में पीछे हैं हम उनके लिए कुछ कर सकें। 2002 से लेकर फिर एक्टिवली मैंने सोशल वर्क, लेकिन मेरा फोकस था बच्चे और मेरा आज भी फोकस जो है वो बच्चे हैं और वो इसलिए कि मैं समझता हूँ कि आज के बच्चे जो हैं वो कल के हमारे लीडर्स हैं और वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो मसीही कौम का मुस्तकबिल है और एसेट हैं। तो अभी जो हम फोकस कर रहे हैं 4 प्रोजेक्ट्स हैं भाई साहब हमारे, उसमें एक शेल्टर होम है जिसका हम आपको आज विज़िट कराएंगे। उसके बाद लाहौर योहानाबाद में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो भी एजुकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है। उसके बाद हम इधर रावलपिंडी में ही एक स्कूल है जो क्रिश्चियन बच्चों के लिए है, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उनको हम हेल्प करते हैं। उसमें तकरीबन 160 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर उसके अलावा हमने रिसेंटली एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है सॉल्ट के नाम से, सोशल अवेयरनेस एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, और ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका विज़न ये है कि हमने पाकिस्तान को अगले 4-5 साल में क्रिश्चियन लीडर्स देने हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी को नहीं, हमने पाकिस्तान को क्रिश्चियन लीडर्स देने हैं और हम नेशनल लेवल के लीडर्स इसमें तैयार कर रहे हैं जो ना सिर्फ अपनी कौम के लिए बल्कि पाकिस्तान में एक बेहतरीन लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। सो ये थोड़ा सा जो सोशल सेक्टर में काम है। फिर जहाँ कहीं पे ज़रूरत पड़ती है एक क्रिश्चियन स्पिरिट के साथ, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोविड था या जब ज़लज़ला आया, तो हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज़ क्रिश्चियन हम ज़रूर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग जो आपने बहुत सारी और भी खुदावंद ने दी हैं। यू आर मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी एक टाइटल है। तो इसके जो ये कब से आप इसके मेंबर हैं
और क्या क्या इसमें आप कर रहे हैं? हम वैसे तो सोशल मीडिया में आपको देख रहे हैं, मुख्तलिफ आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो सारे लोग देखते हैं, आउटस्टैंडिंग है। तो आप ज़रा प्लीज़ ये बताइएगा, एज अ मेंबर बहुत बड़ा मकसद है, एक बहुत बड़ी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो आप ये जो मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इसके लिए आपकी क्या गोल सेट किया? आई बिकेम अ मेंबर इन मई लास्ट ईयर, जब इसको रिफॉर्म किया गया इस कमीशन को। तो खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान के जो क्रिश्चियंस हैं, जो 2 और मेंबर्स हैं क्रिश्चियन, उनके साथ तीसरा मेंबर मैं था, जिसे ये कह दें कि एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि मैं अपनी कौम की नुमाइंदगी वहाँ पर कर सकूं। और मैं इसको एक मनसब नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी समझता हूं जो खुदा की तरफ से और हुकूमत की तरफ से मुझे दी गई है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट की सीनियर तरीन एडवाइजरी बॉडी है ऑन द इश्यूज़ रिलेटिंग टू माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। और इस कमेटी में, इस कमीशन में हिंदू मेंबरान हैं, सिख मेंबरान हैं, उसके बाद कैलाशी हैं, पारसी हैं, हमारे साथ 2 मुस्लिम मेंबर भी हैं। और इस कमीशन की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस दफ़ा इस कमीशन को एक हिंदू मेंबर जो हैं वो हेड कर रहे हैं। हमारे जो चेयरमैन हैं वो चेला राम साहब हैं, जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले जितने भी चेयरमैन थे इस कमीशन के, वो सारे हुकूमती वज़ीर हुआ करते थे, लेकिन इस दफ़ा ये तब्दीली है। कमीशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपको अगर सब पता हो कि ये कमीशन एक एग्जेक्टिव ऑर्डर की तहत बना है। हमारी जो अवलीन प्रायोरिटी है कि हम इस कमीशन पे लेजिस्लेशन करवाएं, कानून साजी करवाएं और इसको एक आइनी इदारा बनाएं। और इस पे हमने बहुत मेहनत की है। हमने इसका ड्राफ्ट बिल भी तैयार कर दिया है, वो बिल सूबों को भिजवा दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, चीफ जस्टिस से, इन सब से हमारी मुलाकात हुई है और हमने उन पे ज़ोर दिया है कि इस कमीशन को एक आइनी कमीशन बनाया जाए ताकि ये खुद मुख्तार हो और ये एक्शन ले सके। ख़ास तौर पर जहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, वहाँ पर हम एक खुद मुख्तार इदारे की तरह इंडिपेंडेंट, और ना सिर्फ इंडिपेंडेंट बल्कि जिसके पास इख्तियार हो, अथॉरिटी हो एक्शन लेने की। और उसमें हमने यहाँ तक रखा है उसके आइन में कि हम जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको तलब कर सकते हैं। तो इस तरह की हमने इस कमीशन को बाइख्तियार और ख़ुद मुख्तार बनाने की जो बिल है वो हमने जमा करवा दिया है। तो खुदा ने चाहा तो इस पे बहुत जल्द कानून साजी होगी, तो फिर इस कमीशन की जो हैसियत है वो यकसर तब्दील हो जाएगी और ये एक ख़ुद मुख्तार, एक बाइख्तियार इदारा जो है वो बन जाएगा। आपने काफ़ी तो बता दिया, लेजिस्लेशन जब होगी तो और कौन कौन सी ऐसी अहम नुक्ते हैं जिस पर आप ये ढूंढ सकते हैं? देखें, उसमें देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, कानून साजी होने के बाद हम एक्शन ले सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एडवाइजरी बॉडी है, बिल्कुल अभी भी हम एक्शन लेते हैं और आपने देखा है जहाँ पे कोई भी मामला होता है हम पहुँचते हैं और अपने इख्तियार से कभी कभी हम बढ़ के उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अभी जो तेरी मंदिर का वाक़या हुआ था वहाँ पे हम लोग पहुँचे, अभी भोंग का जो वाक़या हुआ है वहाँ पे हम पहुँचे, और फिर अभी हम फोर्स्ड कन्वर्जन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उसका कानून जो है, उसका ड्राफ्ट जो है वो भी बन चुका है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने बनाया, लेकिन अब हम उसको देख रहे हैं और हम अपनी सिफारिशात उसके ऊपर देंगे। उसके अलावा हम जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारी क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़, उनकी जो ये नाजायज़ ख़रीदो फ़रोख्त है उसको रोकने के लिए हम अपनी बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर भी हम एक जो कानून आया है वो इस तरह का कानून हो कि जहाँ पे कोई भी नाजायज़ तरीके से हमारी प्रॉपर्टी जो है उसको ना बेच सके और ना किसी को दे सके। इसके अलावा जो मामलात कमीशन के नोटिस में लाए जाते हैं, अभी हमने नादरा को बुलाया है। एक बहुत अहम मसला है कि अगर मज़हब किसी वजह से गलत लिख दिया जाता है किसी नॉन मुस्लिम का, तो फिर वो तब्दील नहीं होता। तो अब हमने नादरा को बुलाया और हम उनसे ब्रीफिंग ले रहे हैं कि ये अगर गलती हो जाती है तो इसको ठीक किस तरह करना है। मेरे पास कई केसेस आए हैं जहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं कि उनका मज़हब गलती से इस्लाम लिखा गया और अब वो तब्दील नहीं कर रहे। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो कमीशन कर रहा है। बड़ी अहम आपने बात खुद ही कर दी, जो मैंने क्वेश्चन आपसे करना था। जो क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में जो आप काम कर रहे हैं ये बड़ा ज़बरदस्त है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद
एक मिशनरी घराने से मेरा ताल्लुक है। आई एम बिलोंग फ्रॉम सियालकोट डायसिस, ठीक है, चर्च ऑफ पाकिस्तान। और मैं देख रहा हूँ कि ना सिर्फ हमारे चर्चेज में बल्कि बहुत सारे हमारी जो डिनोमिनेशंस हैं वहाँ सेल्स लोग जो है ना गैर कानूनी कर रहे हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ऐसा कानून आना चाहिए, जैसे 2002 में जी, 2002 में जी प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने किया। उसके बावजूद भी ये लोग जो है ये ऐसे कुछ स्टामों पर कुछ अंडरग्राउंड कुछ इन्होंने एग्रीमेंट करके कुछ मुस्लिम भाइयों को चीज़ें बेची हैं, ज़मीनें बेची हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो लोगों को भी पता होता है कि ये मिशन प्रॉपर्टी है, ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती। लेकिन अब आप कैसा कानून लेके आ रहे हैं कि ये लोग, ये हमारे मतलब सॉरी टू से हमारे रिलीजियस लीडर्स स्पेशली, ये ही हमारी ज़मीनें हैं, ये ही हमारा एसेट है, हमारी पहचान भी हमारी इस प्रॉपर्टी से है। तो इसके बारे में आप बहुत अच्छा अगर काम कर रहे हैं तो काइंडली ज़रा बताएं जो लोग देख रहे हैं कि इसकी कैसे रोकथाम करेंगे। देखिए बस सब रोकथाम करना बहुत मुश्किल इसलिए है कि देखें, अगर तो एक चर्च खुद अपनी प्रॉपर्टी किसी भी वजह से, देखें अगर एक चर्च है उसके साथ एक्स्ट्रा ज़मीन है या कोई और इदारा है जिसके साथ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ है और वो चर्च उसको खुद बेचकर उसी पैसे को चर्च की बढ़ोतरी के लिए या उस बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। असल में जो मसला है वो ये है कि ये वो अनासर हैं जिनका ताल्लुक शायद चर्च से भी नहीं होता, जो एक माफिया के तौर पे एक माफिया है जो ये काम कर रहा है। उसमें चर्च भी बेबस है और उसमें एक तरह से गवर्नमेंट भी कभी कभी बेबस हो जाती है कि ये लोग प्रॉपर्टीज़ नाजायज़ इन्होंने मुख्तारनामे बनाए हुए हैं, इल्लीगल मैं कहूँगा, इल्लीगल मुख्तारनामे बनाए हुए हैं और उन मुख्तारनामों पर ये बाज़-औक़ात तो चर्च को भी पता नहीं होता और प्रॉपर्टी बिक गई होती है और इन्होंने एडवांस ले लिया होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर हमारे नोटिस में कहीं ऐसी कोई चीज़ आती है हम उस पर फ़ौरन एक्शन लेते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, रावलपिंडी में गॉर्डन कॉलेज में हुआ था एक कोठी पे कब्ज़ा। हमने रातों रात रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को इस्तेमाल करके वो कब्ज़ा खाली करवाया और वो जायदाद वापस अब क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास है। सो जहाँ पे हमें पता लगेगा, और मैं आपके जो नाजरीन हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको पता लगता है कि कोई क्रिश्चियन प्रॉपर्टी कोई नाजायज़ तरीके से बेच रहा है या गलत तरीके से या फ्रॉड कर रहा है, आप बराए मेहरबानी मेरे साथ या कमीशन के साथ रब्ता करें, आप हमें इन्फॉर्म करें, हम फौरी तौर पर उसको रुकवाएंगे क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप हमें बताएंगे तो फिर आप देखेंगे कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपने देखा पिछले साल दो से यूसीएच के बारे में बड़े स्कैंडल थे कि जी बिक रहा है, ये ऐसे हो जाएगा, वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग भी वहाँ रहते हैं लाहौर में, हमने बहुत करीब से इसको देखा। तो आज हम देख रहे हैं कि वो जितने भी स्कैंडल्स थे वो सारे झूठे थे, ना वो बिका है ना वो बिक सकता है, आपको भी पता ना और कोई बेच सकता है। लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि अभी आप देख रहे हैं नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ उन्होंने कुछ छोटा सा एग्रीमेंट किया है जिसमें फार्मेसी भी है और वो साथ अपना शौकत खानम उन्होंने अपना बनाया है, वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ टेस्ट वगैरह करते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई करता है किसी के साथ कुछ पार्टनरशिप करता है, कुछ एग्रीमेंट करता है, तो ये तो मेरा ख्याल है लीगल है। मेरा देखिए जहाँ तक जॉइंट वेंचर, देखिए जॉइंट वेंचर में ये ना कि अगर तो उसका फ़ायदा हॉस्पिटल को हो रहा है तो क्यों नहीं। देखिए हॉस्पिटल्स खैरात में तो नहीं चलता ना, इतना बड़ा हॉस्पिटल, उनको भी इनकम चाहिए उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए, और अगर वो लैंड एक्स्ट्रा है और वो चर्च के इस्तेमाल में नहीं है और अगर उससे इनकम जनरेशन हो सकती है तो क्यों नहीं। लेकिन वो रहनी मलकियत मिशन ही की चाहिए, वो बिकनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप किराए पे देते हैं और उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है और उसकी प्रॉपर एक इनकम जो है वो हॉस्पिटल को या मिशन को आ रही है, तो मैं तो इसमें किसी किस्म की वो बुराई नहीं समझता हूँ कि ये सारा लीगल है। दैट्स गुड। आप अर्थक्वेक हो या कोविड-19 हो, जब भी देखा है आप दिल खोल कर डिजर्विंग लोगों की हेल्प करते हैं, उनको राशन देते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। ये कब से आपके दिल में ऐसा ये नहीं आया? ये बहुत अच्छा कलाम की बात है कि हम गरीब, यतीम
और मस्कीनों को जब देते हैं तो खुदावंद हमें अपना आसमान खोल देता है। बहुत सारे कम लोग हैं जो हमारे क्रिश्चियंस में जो खैरात कह लें या हेल्प अदर्स करते हैं, तो आप बड़ा पॉजिटिव ये रोल अदा कर रहे हैं। तो कैसे खुदा, ये कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या कैसे आप करते हैं लोगों की जो है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी पर्सनल कॉल भी है। और क्योंकि मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि मुझे खुदा ने ख़ुद बहुत बरकत दी है, ठीक है, और मेरा एक कॉल है, और ये कॉल मेरा नहीं है, ये कलाम मुक़द्दस में भी ये बात है कि अगर आपके पास बरकत है तो अपनी बरकत को दूसरों के साथ बांटते हैं, दूसरों के साथ बांटते हैं। और मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि एक मिसाल देता हूँ कि आप एक बर्तन को कितना भर सकते हैं, उसके बाद वो फिर ओवरफ्लो हो जाता है, वो फिर वो गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी बर्तन को खाली करते रहें तो आप और भरते रहेंगे उसको। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा ने जो मुझे और मेरे ख़ानदान को बरकतें दी हैं, हम उनको दूसरों के साथ बांटते हैं तो खुदा हमारे लिए अपना आसमान और भी खोलता है। और ये खुदा का बड़ा शुक्र है कि उसने मुझे बहुत सारी बरकतें, और सबसे जो बड़ी बरकत खुदा ने मुझे दी है वो एक ख़ानदान की सूरत में, औलाद की सूरत में। मैं समझता हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी है। और आज के दौर में अगर आपकी औलाद, आपके बच्चे होनहार हैं, पढ़े लिखे हैं, ताबेदार हैं, तो इससे बड़ी बरकत आपके पास और कुछ तो आप काइंडली बताइए नाजरीन को, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में, वो स्कूल तो हमारे बहुत हैं, कॉलेजेस भी बहुत हैं, लेकिन बहुत कम फैमिलीज हैं जिनके बच्चे हायर एजुकेशन हासिल करते हैं, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप अपने बच्चों के बारे में बताइएगा, क्या क्या किया? मेरे जी 2 बच्चे हैं। बेटा मेरा राहुल जोशुआ डेविड। राहुल ने बेरिया यूनिवर्सिटी, ये पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उसने MS किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और उसका थीसिस जो था वो था चाइना एज एन इमर्जिंग वर्ल्ड पावर। खुदा का शुक्र है कि उसके थीसिस को देखते हुए उसकी कारकर्दगी को, जो परफॉर्मेंस थी उसकी यूनिवर्सिटी में, तो डिग्री के बाद उन्होंने उसको ऑफ़र किया और अब वो वहाँ पर पढ़ा रहा है, उसी यूनिवर्सिटी में अब वो पढ़ा रहा है जहाँ से उसने अपनी मास्टर्स डिग्री की। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी यंग एज में अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, बेरिया यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ से उसने खुद अपनी डिग्री ली। फिर बहू है मेरी, राहुल की जो वाइफ है, वो एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से साइबर सिक्योरिटी में अपना मास्टर्स कर रही है। ठीक है जी। और फिर बेटी है मेरी रिमशा जॉय डेविड, वो बेरिया यूनिवर्सिटी से ही LLB ऑनर्स कर रही है, और उसका ये 9th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, और वो 5 years LLB की डिग्री कर रही है। और फिर मेरी बेटी का जो फियांसी है डॉक्टर शिमरॉन भट्टी, ही इज़ अ डॉक्टर, और वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। भाई साहब, मेरे ख्याल खाने का वक्त हो गया है, तो इससे पहले कि हम आगे मज़ीद करें, आए पहले खाना खा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। राइट सर। बातचीत खत्म होने के बाद वो हमें खाने की मेज़ पर ले गए। हमने इनके साथ मिलकर घर का तैयार करदा लजीज खाना खाया। खाने में मटन कढ़ाई, बीफ पसंदे, चिकन कोरमा, फ्रेंच सैलड और आला किस्म के राइस शामिल थे। खाने के बाद उन्होंने हमें स्पेशल पाइनएप्पल डिलाइट्स आइसक्रीम पेश की। इसके बाद उन्होंने अपने अचीवमेंट अवार्ड्स और अपने ड्राइंग रूम में लगी आला अहम शख्सियात की तस्वीरों के बारे में पूरी जानकारी दी। जी फोकर साहब, आप हम खाने पे जाने से पहले बात कर रहे थे। ये बेसिकली ये एक शील्ड है जो मिली थी, दी थी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से। अच्छा। अगर इसको आप देखें तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप है जो पाकिस्तान की जो आइंदा आने वाली फ्यूचर जो लीडरशिप है, उसको एक पूरी ब्रीफिंग दी जाती है पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामलात में। तो ये मैंने अटेंड की थी। ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो पाकिस्तान आर्मी है वो इसको अरेंज करती है। तो ये उसकी कंप्लीशन पे मैंने ये यहाँ पे अगर आप देखें जी तो ये है एक सर्टिफिकेट है। ये पाकिस्तान में जो बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं थे सर मार्क लाइल ग्रांट, जिनके
दादा के नाम पे लाइलपुर था। लाइलपुर फैसलाबाद अब बन गया है। अब फैसलाबाद। फैसलाबाद। अच्छा। ये वो मुझे दे रहे हैं और ये कहलाता है मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये सर्टिफिकेट है जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें जो मैंने थोड़ा सा हिस्सा अपना रोल प्ले किया उस पर मुझे मिला था। और इस पर वो ऊपर अगर आप देखें तो वो क्वीन एलिज़ाबेथ के अपने सिग्नेचर्स हैं। और ये नीचे ग्रैंड मास्टर फिलिप जो उनके हस्बैंड जिनके पिछले दिनों में डेथ हुई है, रॉयल फैमिली के क्या बात है। ये उन्होंने दिया है। ये बाजवा साहब हमारे चर्च आए थे जी, क्राइस्ट चर्च, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो उन्हें वेलकम किया था जी। अच्छा, ये बाजवा साहब हैं। बाजवा साहब वेरी राइट। इधर ये हैं जी ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर मास्टर माता बख्श। और ये कॉन्ट्रैक्टर थे ब्रिटिश आर्मी में जी। और इंडिया में अम्बाला में होते थे। तो ये 1935 में इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए थे। फिर उसके बाद हमारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान में ही है। राइट। यहाँ पे सबसे ऊपर ये मेरे वालिद हैं डॉक्टर डेविड जॉन। ये रावलपिंडी कैंट से काउंसलर थे और यहीं पे रहे। बिजनेसमैन भी थे। इनका अपना स्कूल था मरी में और रावलपिंडी की नहीं बल्कि पाकिस्तान की जानी पहचानी एक सियासी शख्सियत थे और इन्हें बड़े वेल नोन पर्सन, बड़े एक जरूरतमंद लीडर की हैसियत से जाना जाता है। अच्छा। ये इधर बेटा है मेरा राहुल जोशुआ डेविड। और राहुल इस वक्त बहरिया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी है, वहाँ पर पढ़ा रहा है। इसने अपनी मास्टर्स भी वहीं से की जैसा मैंने आपको बताया। और ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जब हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अलवी साहब वो उसके सर्टिफिकेट देते हुए और साथ जनरल आसिफ बाजवा जो हेड करते हैं इस नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को, वो है ग्रेट अचीवमेंट्स। बस खुदा का शुक्र है। इसके बाद वो हमें अपने शेल्टर होम मैरी होम्स की तरफ ले गए। एल्बर्ट डेविड साहब, आप 50+ हैं मेरी तरह, लेकिन अभी तक क्वाइट यंग। बड़े खूबसूरत आपकी जसामत है, फिजिकली बड़ी फिटनेस है। तो क्या राज है आपकी खूबसूरती का? 50 साल के होने के बावजूद अभी तक आप बहुत यंग लगते हैं। खोकर साहब, इस तरह के राज फिर सबके साथ शेयर नहीं किए जाते। बस ये खुदा का शुक्र है, बस उसने सेहत दी हुई है तो बस उसका शुक्र है। बस थोड़ा सा ये बस खाने पीने में थोड़ी एहतियात डाइट का चार्ट बनाया है जी। बिल्कुल। वॉक वगैरह भी करते हैं? वॉक इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन खाना ज़रा बस एहतियात से, ज़्यादा मुराकन ग़िज़ाई नहीं। पहले तो सर आप अपने चाइल्डहुड जो फेवरेट गेम है क्रिकेट, उसके बारे में बताएं। उसके बाद फिर आपने हॉट बॉल से बड़ी क्रिकेट खेली है, कुछ यादें पुरानी ज़रा प्लीज़ वो बताइएगा। बस जी, जिस तरह सारे बच्चों को शौक़ होता है क्रिकेट का या खेलों का, तो मुझे बहुत क्रेज़ था क्रिकेट का और मैंने बहुत क्रिकेट खेली है। स्कूल से लेके अपनी स्कूल की टीम को रिप्रेजेंट किया, अपने कॉलेज की टीम को रिप्रेजेंट किया, फिर मरी की तरफ से खेला। तो बड़ी यादें हैं उसके साथ। और मैं कहता हूँ कि हम उन लोगों में से थे जो ना फिर क्रिकेट खेल सके और ना पढ़ सके। वो घर वाले कहते थे पढ़ो, हम कहते थे क्रिकेट खेलनी है। तो फिर वो पढ़ाई में और क्रिकेट दोनों चीज़ों मिक्स में बस वो बीच में रह गया। लेकिन काफ़ी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली मैं। पिंडी स्टेडियम में मैचेस खेले हुए मैंने। सियालकोट जना स्टेडियम जो है, सियालकोट में जो स्टेडियम है वहाँ पे खेले हुए हैं मैचेस। तो बस काफ़ी क्रिकेट खेली है जी। तो आप बॉलर थे, बैट्समैन थे, क्या थे आप? जरा वो बताइए। देख लें, जैसे मैं अभी ऑलराउंडर हूँ, उसको भी ऑलराउंडर ही था। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपको पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन आइजैक टीवी के साथ। हमारी जो क्रिश्चियन यूथ लीडरशिप है उनको कोई ख़ास मैसेज दें, ख़ास तौर पर वो एजुकेशन सिस्टम है बहुत पुअर है, उसमें आप कोई अवेयरनेस दें बच्चों को जो देख रहे हैं नौजवान। देखिए, मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है जी, हमारी यूथ जो हमारा नौजवान जिन्हें मैं कल का फ्यूचर कहता हूँ अपना, क्योंकि अब शायद हमारा वक्त जो है वो गुजर गया, आइंदा आने वाले लीडर वो हैं। मैं उन्हें सिर्फ ये कहूँगा कि अपने आप को महदूद ना करें, अपने आप को बढ़ाएं, फैलाएं और सिर्फ अपनी कम्युनिटी तक या अपने चर्च तक या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस तक महदूद ना करें। ख़ुद को कौमी सतह के मामलात में और कौमी सतह की सियासत में लेकर आएँ।
क्योंकि जब तक हम कौमी जो मेन स्ट्रीम हमारी पॉलिटिक्स है या डेवलपमेंट है या कोई भी मामला है, जब तक हम उसमें नहीं आएंगे हमारी अहमियत इस मुल्क में उजागर नहीं होगी। अक्सर आपने देखा ना, हम बहुत जिक्र करते हैं अपने माजी के जो हमारे हीरोज़ थे, एसपी सिंघा साहब हो गए, सिसिल चौधरी हो गए, इस तरह हमारे आर्मी में बहुत सारे हमारे नामवर फ़ौजी जो हैं अफसरान रह चुके हैं, या दूसरे शोबों में, चाहे वो तालीम के थे, चाहे वो तीन भाई कर्नल एक टाइम में। जी। तो वो हमारे लिए यकीनन एक फ़ख्र की बात है, लेकिन हमने एक बात याद रखनी है, वो माजी है, वो गुजर चुका है। हमारे 2 जनरल्स रह चुके हैं, लेकिन अब हमने देखना ये है कि मुस्तकबिल में हम कितने जनरल बना रहे हैं, मुस्तकबिल में हम कितने ऐसे एजुकेशनिस्ट बना रहे हैं जो इस मुल्क की जो ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। हम कितने इतने कौन से हेल्थ एक्सपर्ट्स बना रहे हैं जो इस मुल्क की हेल्थ पॉलिसी या और भी जो हमारी मुल्क की और भी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कितना अमल दखल होगा। पॉलिटिक्स देख लें, क्या हम में से सिर्फ अक़लीती वज़ीर बनना है? क्या हम में से कोई एजुकेशन का मिनिस्टर नहीं बन सकता? क्या हम में से कोई साइंस का मिनिस्टर नहीं बन सकता या इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर नहीं बन सकता? तो अगर हमने इन चीज़ों में आना है तो फिर हमें अपने खौल में से बाहर निकलना है, हमें अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना है और हमें इस मुल्क, ना सिर्फ इस मुल्क बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर अपने आप को एक लीडर की हैसियत में मनवाना है। इजी जोन में आए, बिल्कुल, हम अपने कंफर्ट जोन से निकलें और हार्ड में आए, मुकाबला करें, हम कंफर्ट जोन से निकलें। हाँ। अच्छा सर, अभी आपने जर्नल्स की बात की है, कर्नल्स की बात की है कि इतने बड़े हमारे स्कूल सिस्टम, कॉलेजेस ने बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, बड़े बड़े जस्टिस और मुख्तलिफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। तो आपकी बात मैं सेकंड करता हूँ कि हम क्यों नहीं बन सकते? अगर हम बना सकते हैं तो हमारे जो इस वक्त प्रेजेंट स्कूल सिस्टम्स हैं जो मुख्तलिफ डिनोमिनेशन चर्चिज़ के हैं, वो पढ़ाई भी जो है मेरा ख्याल है कि वो नहीं, बहुत मतलब फेलियर हो रहा है, तो उसमें कुछ आप बातचीत करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, ज़रूरत है। देखें, इस वक्त गवर्नमेंट के बाद मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो एजुकेशन नेटवर्क है वो हमारा है, ठीक है। मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस को आप देख लें, चर्च ऑफ पाकिस्तान, कैथलिक चर्च, सैल्वेशन आर्मी या इस तरह, और जो बहुत से हमारी जो डिनोमिनेशंस हैं उनके अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है स्कूल्स का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद हम अपनी तालीम का मेयार वो नहीं रख सके। अभी कुछ इदारे हैं जिसमें जो कैथलिक्स के इदारे हैं, जिस तरह लाहौर का है कॉन्वेंट जो है, रावलपिंडी का जो कॉन्वेंट है, यहाँ पे अभी भी मैं समझता हूँ कि तालीम का मेयार बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ज़रूरत इस बात की है कि अब हमें मॉडर्न जो तालीम का जो एक स्ट्रक्चर है उसकी तरफ आना है, ठीक है। अगर हम उसी स्ट्रक्चर पे रहेंगे जो हमारा सालों से चलता आ रहा है, तो फिर शायद हम उस क्वालिटी के लीडर्स ना सिर्फ अपनी कौम के लिए बल्कि अपनी कौम से बाहर भी हम पैदा नहीं कर सकते। और आप देखें, मुकाबले का दौर है, ये बीकन हाउस हो गए, ये सिटी स्कूल हो गए, इन लोगों ने अपना मेयार और इनका जो स्टैंडर्ड है, हमें अब उसका मुकाबला करना है। तो हमें भी थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड को, अपनी एजुकेशन के स्टैंडर्ड को हमें रेज़ करने की ज़रूरत है, तो ही हम ना सिर्फ अपनी कौम को बल्कि पाकिस्तान को लीडर्स दे सकें। बिजनेस में बात करना चाहता हूँ जी। आपके दादाजी मोहतरम पाकिस्तान आर्मी के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं। देखिए, हमें पता चलता है कि आज जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, खुदा ने आपको बहुत ब्लेस किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट आपके दादाजी को जाता है कि उस वक्त वो पाकिस्तान आर्मी के एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। तो आप बिजनेस के ताल्लुक से क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि बिजनेस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है? जैसे आप इसराइल में देख लें कि सब बिजनेस करते हैं, आज पूरी दुनिया में वो उनकी इकॉनमी है, उनका देखें जी पैसा जो है इतना है कि वो लोगों को दे रहे हैं, मुल्कों को दे रहे हैं, लेकिन वो जैसे कलाम में भी लिखा है कि वो तो कर्ज देगा पर लेगा नहीं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि अकॉर्डिंग टू होली बाइबल बनी इसराइल जो है वो बिजनेस उनका जो है ना बेसिक
जो वो पढ़ते भी हैं लेकिन साथ साथ बिजनेस करते हैं। आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को पहले अपने दादाजी के बारे में बताएं कि वो एज कॉन्ट्रैक्टर रहे पाकिस्तान आर्मी में, उनके बारे में उनका पूरा नाम बताएं, और उसके बाद लोगों को बताएं कि बिजनेस में भी आप ज़रूर इन्वॉल्व हो, चाहे आप पढ़ें भी, लेकिन बिजनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जी देखिए, ना सिर्फ मेरे दादा मास्टर माता बख्श, मास्टर माता बख्श मैंने आपको पहले बताया, yes, yes. वो खुद एक कॉन्ट्रैक्टर थे, बल्कि मेरे वालिद साहब खुद एक बिजनेसमैन थे, और उनका मरी में स्कूल था और वो अपना बिजनेस करते थे। तो मैं तो अभी भी अक्सर ये कहता हूँ कि देखें, हमारी तरक्की का राज अगर एजुकेशन में है तो उसके साथ साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में भी है, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो बिज़नेस के साथ आती है। और बिज़नेस में अगर हमारी कम्युनिटी आती है तो नौकरी एक आदमी अपने लिए करता है, अपने घर के लिए करता है, लेकिन बिज़नेस के साथ वो और बहुत सारे लोगों को उसमें एडजस्ट कर सकता है, नौकरियां दे सकता है, और बिज़नेस के ज़रिए एक तरक्की जो है, जो एक माशी तरक्की है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो आएगी। और मैं खुश हूँ कि अभी कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं क्रिश्चियन बिजनेसमैन के हवाले से। मैंने आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पहले इस बात पे जोर दिया था कि अब हमें ज़रूरत है कि हम एक क्रिश्चियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाएं, जो हमारे क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं वो वहाँ पर मिलकर इकट्ठे बैठें, उसको डेवलप करें, और हम देखें कि हम एक इकॉनमी विद इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, सिंध में जो हमारे हिंदू कम्युनिटी है, उनका बिजनेस है, और आज आप देखें कि वो माशी तौर पर पाकिस्तान में कहाँ पहुँच गए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को बेशक वो करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ आना चाहिए, और ऐसे बिजनेसेस डेवलप करने चाहिए जहाँ पे वो सारी कम्युनिटी को साथ डेवलप कर सकें। इससे पहले कि हम आपके शेल्टर होम पहुँचे, तो आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इसका बड़ा एक्टिव रोल है हेल्थ में और स्कूल एजुकेशन में। तो हमने एजुकेशन पे तो बात कर ली, हेल्थ पर भी बात करें कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए जी, जहाँ तक मुझे पता है शायद हमारे कोई 23-24 के करीब अदारे हैं जिनमें हस्पताल और डिफरेंट मेडिकल यूनिट्स जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात फिर अभी यही है ना कि जिस ज़माने में ये हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुए उस वक्त और कुछ था नहीं। ठीक है, अब आप देखें तो बहुत मॉडर्न किस्म के हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं जिनके पास मॉडर्न सहूलतें हैं इलाज की, जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। शायद हमारे हॉस्पिटल्स में वो जज्बा तो शायद है, लेकिन शायद वो टेक्नोलॉजी की अभी कमी है, तो उस वजह से हमारे हॉस्पिटल उस तरह से ग्रो नहीं कर सके। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स को चाहिए कि वो अपने यंग डॉक्टर्स को इंसेंटिव दें। जो ओनरशिप एक क्रिश्चियन डॉक्टर की एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल के लिए होगी वो किसी और की नहीं हो सकती। तो लिहाजा बेशक अगर हमें अपना थोड़ा सा काम थोड़ा स्केल डाउन भी करना पड़ता है, लेकिन हम अपने जो क्रिश्चियन इमर्जिंग डॉक्टर्स हैं उनको इन हॉस्पिटल्स में लेकर आएँ, उन्हें मौका दें, वो खिदमत करें और इन हॉस्पिटल्स को डेवलप करें। हमें जिस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है वो एक मेडिकल कॉलेज लाजमी होना चाहिए, इसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो अगर हम एक मेडिकल कॉलेज अपना बना लेते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि इन फ्यूचर आप भी काफ़ी, आपका भी आना जाना यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल UCH, तो वो अब मैं जो उसकी अभी देख रहा हूँ रिस्टोर हो रहा है, रेस्टोरेशन जो है उसका काम बहुत हद तक आगे जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उनका भी प्लान है कि वो मेडिकल कॉलेज बनाए। शायद आपको पता हो साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने बल्कि अनाउंसमेंट की थी कि इसको वो दर्जा दे के गए हैं, लेकिन अब इन फ्यूचर वो मेडिकल कॉलेज का भी प्लान है। और आपका क्या ख्याल है, UCH इस वक्त बड़ा अच्छा रनिंग में आहिस्ता आहिस्ता जी उसका रिवाइवल हो रहा है और होना भी चाहिए। और देखें UCH जो है या इस तरह के जो इदारे हैं वो हमारा असासा हैं, वो मसीही कौम का असासा है, हमारी पहचान है ये इदारे। और मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर UCH की रेस्टोरेशन में पादी साजिद का बहुत बड़ा हाथ है, उस सारे को कोऑर्डिनेट करना, उस सारे को करना, और बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है आप एग्जैक्टली जी इमरान टाइटस साहब, क्योंकि देखें जगह देना
किसी को स्पेस देना कि वो आकर काम करें और स्ट्रेटजी अच्छी बनाना। एग्जैक्टली तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है और मुझे पता है कि आप भी उसमें आप भी उसका हिस्सा हैं। यस सर। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इफ़ वी ऑल डू अ लिटिल वी कैन डू अ लॉट। हमें अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है UCH को देखकर, उसके रिवाइवल, उसके रेस्टोरेशन को देखकर। खुदा करे कि ये एक मरतबा फिर लाहौर के या पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पतालों में इसका शुमार हो। दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताइएगा जी एल्बर्ट डेविड साहब, अभी हम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं आपके शेल्टर होम। तो लास्ट में आप कोई आइजक टीवी की बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, एक दिन आइजक टीवी के साथ, वन डे विद आइजक टीवी, और आप हमारे गेस्ट हैं। तो आप क्या बताएंगे पास्टर अनवर फजल साहब के? मैं समझता हूँ कि मैं भी थैंकफुल हूँ जिन्होंने एक बहुत बड़ा ये प्रोग्राम जो है, ये अब पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये बड़ा पॉपुलर है और उनमें बहुत ब्रॉड से भी हमें इनविटेशन आ रहे हैं कि हमारे आके प्रोग्राम करें, यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका से। तो आप भी आज ये प्रोग्राम, ये तकरीबन जो है हमारा आधे से ज़्यादा प्रोग्राम हम कर चुके हैं। तो आप क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, पास्टर अनवर फजल साहब के बारे में, एक दिन आइजक टीवी, कैसा लगा प्रोग्राम? हाँ, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है जी, और बहुत सारे ऐसी शख्सियात जिनके बारे में शायद लोग इतना नहीं जानते, उनकी खिदमत के बारे में, उनके काम के बारे में, वो इस प्रोग्राम की वसातत से अब लोग उनके बारे में लोगों ने जानना शुरू किया है। तो ये एक बहुत अच्छी काविश है। और मेरी पास्टर अनवर फजल साहब के साथ एक काफ़ी साल पहले इस पे बात हुई थी, जब मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि पास साहब अब आइजक टीवी को सोशल तरफ भी लेकर आएँ, ताकि हम उसमें हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि हम कुछ एजुकेशन के प्रोग्राम भी शुरू करें और कुछ सोशल प्रोग्राम स्टार्ट करें, ताकि जो ऐसे शोबे हैं जो अभी तक लोगों की नज़र में नहीं आए वो भी आ सकें। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी काविश है और मैं आपको और पास्टर अनवर फजल को इस नहायत खूबसूरत प्रोग्राम पे मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। एल्बर्ट साहब, ये मेरी शेल्टर होम अभी बिल्कुल करीब है, तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि आप ऐसे एक्टिविटीज़ भी हैं जो बहुत ही गरीब लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं, आप उन लोगों के लिए काम करें। इसके बारे में ज़रा डिटेल बताइए। ये जी मेरीज़ होम जो है ये एक शेल्टर होम है, और ये हमने बेसिकली अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की ऐसी बच्चियों के लिए बनाया है जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर या तो वो डोमेस्टिक वर्कर रही हैं या पोटेंशली डोमेस्टिक वर्कर हैं। और हम समझते हैं कि जब बच्चियां डोमेस्टिक वर्कर होती हैं तो फिर वो एक्सप्लॉइट हो सकती हैं। तो हमने ये उस तरह की जो बच्चियां हैं उनको हमने इस शेल्टर होम में रखा हुआ है। अभी हमारे पास तकरीबन 13 बच्चियां हैं 13। और कुछ बच्चियां हमारी अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके चली गई हैं, और अब ये छोटी बच्चियां जो हमारे पास और आई हैं। और इस शेल्टर होम में हम उनको सारी फैसिलिटीज़, उनकी अकोमोडेशन, उनकी एजुकेशन, अभी आप देखेंगे जो हमने फैसिलिटीज़ उनको वहाँ पे फ्राहम की हुई हैं। वो म्यूज़िक सीखती हैं वहाँ पे, पेंटिंग सीखती हैं, और हम इन बच्चियों को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेके जा रहे हैं। हम समझते हैं कि एक मजबूत औरत और एक पढ़ी लिखी माँ जो है वो एक पढ़े लिखे माशरे और एक पढ़ी लिखी कौम को तैयार करती है। तो उस सारी चीज़ को पीछे रख के हमने ये शेल्टर होम स्टार्ट किया। ये हमने 2016 में स्टार्ट किया था, 5 साल इसको मुकम्मल होने को हैं। लेकिन इसका मेन मकसद ऐसा ही है कि वो बच्चियाँ जो पोटेंशली वल्नरेबल हैं, एट रिस्क हैं, उनको एक सेफ़ माहौल जो है वो दिया जाए। आपको पता है कि आजकल फोर्स कन्वर्जन और अबडक्शन के कितने मामलात हैं। हमारी बहुत बड़ी काविश तो ये शायद नहीं है, लेकिन एक छोटी सी काविश है जिसके ज़रिए हम चाह रहे हैं कि हम इन बच्चियों के मुस्तकबिल को महफूज कर सकें। और इसको बेसिकली मेरी वाइफ रन करती हैं। अभी आपकी मैं मुलाकात उनसे करवाता हूँ, वो वहीं पे होंगी। तो बेसिकली इस इदारे को वो चलाती हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू जी।
होम्स के गॉड्स अलियास और कयूम ने हमें टाइम विश किया और हम मैरी होम्स के अंदर तशरीफ ले गए, जहाँ मैरी होम्स की इंचार्ज मिसिस मर्सी एल्बर्ट और मेट्रन समीना ने हमें मेरी होम्स आने पर खुश आमदीद कहा। इसके बाद इंचार्ज मेरी होम्स, मिसिस मर्सी एल्बर्ट और मेट्रन समीना ने हमें मेरी होम्स हॉस्टल का विजिट करवाया, जहाँ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से डिज़र्विंग बच्चियों के लिए आला मेयार की तालीम और बेहतरीन रिहाइश की सहूलत मौजूद है। खुदा के फजल से ये बच्चियां मुस्तकबिल में मसीह कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए फ़ख्रे पाकिस्तान होंगी। मेरी होम्स का विज़िट ख़त्म होने के बाद वो हमें F7 फ्रांस कॉलोनी इस्लामाबाद ले गए, जहां हमने मिस्टर एल्बर्ट डेविड के हमरा शेजान दानियल, साबका काउंसलर मिस्टर शहबाज चौहान, इजाज गौरी और दीगर मकामी लोगों के साथ मिलकर सलाब मुतासरीन के घरों और मुतासर जगह का विजिट किया। विजिट करने के बाद हम मिस्टर एल्बर्ट डेविड के साथ साल्वेशन आर्मी चर्च F7 फ्रांस कॉलोनी इस्लामाबाद तशरीफ ले गए, जहां मिस्टर एल्बर्ट डेविड को शहबाज चौहान ने और मुझे शेजान दानियल साहब का काउंसलर ने खूबसूरत माला बनाकर हमारा आउटस्टैंडिंग वेलकम किया। इसके बाद मेजर गुलफाम ने दुआ से प्रोग्राम का आगाज किया। दुआ के बाद मिस्टर एल्बर्ट डेविड अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम के आखिर में मिस्टर एल्बर्ट डेविड के हमरा मेजर गुलफाम, शहबाज चौहान और शेजान डैनियल ने F7 फ्रांस कॉलोनी इस्लामाबाद के सलाब मुतासरीन खवातीन में राशन तकसीम किया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल मिस्टर एल्बर्ट डेविड ने हमें बड़ी अकीदत और एहतराम से सी ऑफ किया।